सर मैं जानना चाहूँगा ये मांगलिक दोष के बारे में। काल सर्प दोष का बड़ा लोग बहुत डरते हैं और बहुत चीज़ों का कि ये उपाय करो, काल सर्प दोष का भी अच्छा नहीं होता। सर क्या है काल सर्प दोष असल? जब राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मार्च 2025 में एक बार फिर से काल सर्प दोष सभी की कुंडली में लगने वाला है। तो हो सकता है वर्ल्ड वार हो सकता है कोरोना दोबारा से आए। नाम हमने दूसरा रख लिया, इस मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए हमने नाम रख लिया, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, सारा पेपर वर्क हो रहा है। तो उस बंदे को कितना प्रभाव होगा, क्योंकि उसके राशि के हिसाब से जो नाम होना चाहिए था वो नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त और ये मेरा दोस्त और हम दोनों इस पॉडकास्ट के होस्ट हिंद स्टोरीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, रील्स में या डिजिटल में आपके पास पहुंच रही हैं, चाहे एस्ट्रोटॉक हो या न्यूमरोलॉजी हो, कोई कह रहा है ये नंबर लिख लो लेफ्ट हैंड पे, कोई कह रहा है कुंडली दिखाओ। तो ये सारी जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहस्य हैं, आपके सवाल हैं, इन सब का समाधान आज हमारे इस पॉडकास्ट में होगा। हमारे बीच में हैं योगेंद्र शर्मा जी, बरेली के जाने माने एस्ट्रोलॉजर। और थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ आने के लिए, और आपके सारे सवालों का जवाब ये देंगे। तो बताइए सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल बरेली में। बहुत ही ज़्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने में, मतलब ढूंढने में इस ऑफिस को हमारे? ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर कब से आप एस्ट्रोलॉजी सर कर रहे हैं? कितना वक्त हो गया आपको? मैं एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में होश संभालते ही मेरे इसकी तरफ झुकाव आ गया और इसको मैंने सीखना जानना शुरू किया और प्रोफेशनली मुझे 15 साल हो गए। 15 साल काफ़ी लंबा समय होता। काफ़ी लंबा समय। आप बरेली से हैं सर? हाँ, मैं बरेली से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप टू। और 15 साल पहले आप, मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे? एस्ट्रोलॉजी नहीं थी तो? इससे पहले एजुकेशन चल रही थी और अब मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी में तब भी था और मैं लोगों को बताता था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये एज ए प्रोफेशनल चुनना चाहिए तो मैं प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया। सर मैं जानना चाहूँगा ये मांगलिक दोष के बारे में आज। मांगलिक दोष मंगल कुंडली में हमारे मंगल की दशा के ऊपर बनता है। तो ये 4 मंगल अगर 12वें भाव में होता है, चतुर्थ भाव में होता है, सप्तम में और अष्टम में होता है तो मांगलिक दोष बनता है। जिसका मंगल दोष होता है उसको मंगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। मांगलिक दोष भी 4 प्रकार का होता है, 0 से 25%, 25 से 50%, 50 से 75, 75 से 100। 50 से 100% वाले मंगलिक लड़का मांगलिक लड़की से ही शादी करे और बाकी नीचे वाले मंगल दोष की शांति करा के भी शादी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा सुना है कि पेड़ से शादी करा देते हैं लड़की का, या वो एक शादी करवा देते हैं, कहीं पेड़ पे होती है, कहीं कुत्ते से भी हो जाती है, कभी दीवार से भी हो जाती है, कभी हम देवताओं से भी कर लेते हैं। तो ये क्या पूरी तरह से फिर वो जो मंगल दोष है वो शांत हो जाता है या ख़त्म हो जाता है? मंगल दोष, कोई भी दोष हमारी कुंडली में होता है कभी भी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ शांत रहता है। उस शांति के बाद हम शादी हो जाती है, शादी के बाद आप हनुमान जी की पूजा करते रहें तो आपका मंगल दोष शांत रहेगा। सर एक सवाल ये भी था मेरे मन में कि 2024 अब इसको शनि का साल बताया जाता है कि शनि का साल है, और काफ़ी लोग इसको काफ़ी खतरनाक नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई साहब इस साल ये भी हो सकता है, वॉर हो सकती है। तो सर शनि का जो साल है, क्या ऐसा ही है कि इसमें वॉर ही होगी या कुछ सब कुछ बुरा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा? शनि का साल, शनि कर्म के देवता है और 2024 यानी जोड़ हुआ 8 नंबर शनि का नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो शनि कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो ये साल जो है न्याय का है, कर्म का है, पुरुषार्थ का है, बिजनेस का है, व्यापार का है, व्यापार वृद्धि का है। तो सर सिर्फ स्पेसिफिक कुछ राशियाँ वाले ही हैं वही बिजनेस कर सकते हैं, या सब लोग हर राशि से वो सब बिजनेस कर सकते हैं सर? बिजनेस के लिए तो आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। सभी कुंडलियों का अपना अलग ग्रहों का प्रभाव रहता है। कुंडली देख के पता चलेगा मतलब कि बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे। अगर जैसे किसी को पता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही नहीं पता है, उसको यही नहीं पता कि किसे मैं दिखाऊं कुंडली अपनी, और सपोज वो जॉब कर रहा है बट
उसकी कुंडली के हिसाब से उसके लिए बेटर रहेगा बिजनेस, तो वो क्या करे? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो जॉब कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। तो वो अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाए और उससे संबंधित उसके उपाय करे और बिजनेस स्टार्ट करे। बिजनेस का जो मुख्य ग्रह है वो है बुध। बुध हमारी वाणी का भी ग्रह होता है। हम जो सामने वाले से बात करते हैं, व्यापार में वाणी का प्रभाव बहुत होता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए व्यापार में। बुध बुद्धि के देवता है। व्यापार में बुद्धि बहुत ज़रूरी है, दिमाग बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तभी हम व्यापार कर पाएंगे। तो बुद्धि की स्थिति होना, बहुत अच्छा होना उसमें ज़रूरी है। अब बुद्ध वहाँ पे मारक बन के बैठे हुए हैं, या बुद्ध बाधक बन के बैठे हुए हैं, या बुद्ध वेयर हाउस में बैठे हुए हैं, तो इंसान व्यापार कैसे कर पाएगा? वो इंसान तो नौकरी कर सकता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये नाड़ी दोष क्या होता है और कुंडली में देख के कैसे पता चल सकता है कि नाड़ी दोष है? नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अत्यंत नाड़ी। नाड़ी दोष एक ही नाड़ी में, जब लड़का और लड़की एक ही नाड़ी के हों और उनकी आपस में शादी हो जाए तो वो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, मतलब दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ और दोनों की शादी हो जाए? एक कुंडली में एक ही नाड़ी हो, एक ही नाड़ी, दोनों एक ही नाड़ी के हों, तब नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। बाकी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। और अगर जैसे 2 लोग मांगलिक हैं और ऐसी संभावना है कि उन्हें नाड़ी दोष भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी कि अक्सर जो मांगलिक वाले हैं वो तो कुंडली मिला के ही शादी करते हैं क्योंकि मांगलिक दोष होता है। तो जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें सारे दोष और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुंडली में हम 8 चीज़ें देखते हैं, उन 8 को मिलान के बाद ही शादी करते हैं। 8 के 36 गुण होते हैं। 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं उसमें नाड़ी भी देख लेंगे, मांगलिक दोष भी देख लेंगे, मंगल की स्थिति भी देख लेंगे। सभी को मिला के 36 में से कम 20 गुण होने चाहिए, तब शादी होती है। 20 गुण से नीचे हुए तो शादी के लिए ठीक नहीं रहता। सर जैसे कि आपने बताया कि नाड़ी दोष देखा जाता है, जो नाड़ी देखी जाती है वो एक होनी चाहिए। अगर एक होती है तो मतलब ठीक नहीं होता, गलत होता है, जैसा कि आपने कहा। तो सर अगर उनकी शादी हो जाती है जिनकी सेम है, जैसा आपने बताया, जो नहीं होना चाहिए, तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे? उस शादी में क्या दिक्कत हो सकती है? आज की तारीख में जितनी लव मैरिज हैं, ज़्यादातर लव मैरिज अनसक्सेसफुल हो रही हैं। शादी के बाद विवाह विच्छेद हो जाता है। इसका यही कारण होता है, घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पति पत्नी में से कोई ना कोई। हाँ, मतलब वो एक आम इंसान को पता नहीं चलता क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत तेज लाइफ चल रही है और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो आपसी मतभेद को बैठ के सुलझा सकें। वो सोचते हैं चल रहा है तो चलने दो और वो दोष होता है, बट वो कुंडली के थ्रू ही हमें पता चलता है। सर एक सवाल और मेरा था कि काल सर्प दोष का बड़ा लोग बहुत डरते हैं और बहुत चीज़ों का कि ये उपाय करो, काल सर्प दोष का भी अच्छा नहीं होता। सर क्या है काल सर्प दोष असल में? काल सर्प दोष राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें से राहु केतु 8 और 9 नंबर पे आते हैं, जो छाया ग्रह हैं। जब ये दोनों सभी ग्रहों को अपने बीच में ले लेते हैं, जब राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। आपको याद होगा ये लगा था कोरोना से के टाइम में लॉकडाउन लगा था, तब उससे 2 महीने पहले मुझे किसी सज्जन ने, मैंने उनसे कहा कि भैया लगन कुंडली में काल सर्प दोष लग रहा है, तो इस समय थोड़ा सावधानी से रहिएगा। तो उन्होंने कहा ये तो क्या मेरे में लग रहा है, सभी में लग रहा है? मैंने कहा सभी में लग रहा है। तो उस समय उच्च का राहु उच्च के केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए थे। तो आप देख लीजिए पूरे विश्व में लगा था। और अभी मार्च 2025 में एक बार फिर से काल सर्प दोष सभी की कुंडली में लगने वाला है। तो हो सकता है वर्ल्ड वार हो सकता है कोरोना दोबारा से आए। सर इसका कोई उपाय नहीं है कि जिस पे काल सर्प दोष हो खत्म किया जा सके? इसका उपाय राहु केतु की शांति और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सर ये तो पर पूरी हमारी पॉपुलेशन के लिए हो गया ना, मतलब जैसा आप कह रहे हो तो बहुत बड़े लेवल का है, तो एक आम इंसान उसके में क्या कर सकता है? जैसे आपने कहा कोरोना है या ये तो वर्ल्ड वार हमारी बड़ी चीज़ है, तो एक आम आदमी के लिए सुलझाना तो बहुत मुश्किल है। तो इतनी बड़ी महामारी में भी लोगों ने पैसा कमाया बहुत, तो उसमें भी कई कंपनियां नंबर 1 पहुंची। तो जिसने पूजा पाठ की, जिसकी कुंडली में राहु केतु अच्छी जगह पे थे, अच्छे स्थान पे थे, जहाँ लाभ क्रिएट करा रहे थे,
तो उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। बिल्कुल। और जिनको परेशान करना था, जिनको उन घरों में अच्छे नहीं थे जो अच्छा प्रभाव देते हैं, वो मृत्यु तक को प्राप्त होगा। अच्छा सर, मैंने ये बात कहीं सुनी थी कि जैसे हर 6 महीने बाद हमें एक बार डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेना चाहिए, तो क्या ये वाली बात सच है कि हर कुछ महीने बाद या कुछ भी करने से पहले एक बार एस्ट्रोलॉजर से मिल लेना चाहिए? हर कितना ज़रूरी है? बिल्कुल मिल लेना चाहिए, बिल्कुल मिल लेना चाहिए। मैं इंटर में था, मैंने बोला था जब मेरा बचपन से ही इसमें रुझान है, तो मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक मित्र मिल गया। उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उसने अपनी पॉकेट से पॉइजन निकाला, दिखाया, मुझे लगा मजाक कर रहा है, पर जब उसने दिखाया तो मुझे लगा, मैंने उसका अपना राइट हैंड आगे कर, उसने राइट हैंड आगे करा। मैंने कहा तेरी तो 2 सरकारी नौकरी है। तो बोला है, मैंने हाँ। तो आज वो बहुत उच्च पद पे बैठे हुए हैं और उनकी सरकारी नौकरी लगी और 1 साल के अंदर ही लग गई थी। सर ये आपने उस एज में देख लिया था? हाँ, उसी एज में देख ली। वो मुझसे आज भी मिलते हैं। आपने मुझे मेरे अगले सवाल का जवाब ही दे दिया। मैं इनफैक्ट पूछने ही वाला था कि किसी की कुंडली देखकर आपने उसका अगर मृत्यु प्रिडिक्ट कर लिया और उसे बचा लिया हो, तो ये बिल्कुल, क्योंकि कुंडली के हिसाब से अगर हम उपाय करें, और एवं हस्तरेखा के भी उपाय होते हैं। अगर आपकी आयु खंडित है, या आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, या आपकी व्यापार वृद्धि रेखा कमज़ोर है, तो हम उसके भी उपाय करके उसको बढ़ा सकते हैं। एक 2 मेरे मिलने वाले थे जिनकी जीवन रेखा खंडित थी, उसको मैंने मुद्रा के साथ मंत्र बताया, 2 साल लगे, लेकिन वो रेखा कंप्लीट हो गई। उपाय है। बिल्कुल है। इस हिसाब से चलें तो चाहे वो परिवार हो, सुख शांति, या सक्सेस हो, जॉब है, बिजनेस है, सबका उपाय। बिल्कुल, आप ये समझिए एस्ट्रोलॉजी एक छाता है जो हमें बारिश से बचाती है। बारिश तो होनी है, पर वो हमें उससे बचाएगी। सर मुझे एक चीज़ और पता चली थी बीच में कि कोई आपके जानने वाले थे या आपके पास आए थे मिलने, तो आपने क्या दिया था कि तुम्हारी मृत्यु है वो निश्चिंत है, वो हो जाएगी, और उनकी हो भी गई। जो दूसरे थे एक बार आए थे, उनको आपने बताया कि हो सकती है, तो वो पूजा करके लौट रहे थे तो कुछ हुआ एक्सीडेंट, वो सब क्या किस्सा था? लखनऊ से एक फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैंने उनको बोला कि आपकी जीवन रेखा इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आप जाके उज्जैन पूजा कराओ। वो उज्जैन गए, महाकाल की पूजा उन्होंने कराई। उसके बाद उनका 15 दिन बाद ही मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि भैया रात में एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग थे गाड़ी में, जिसमें से 3 लोग मर गए, मैं बचा। तो मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, जो मर गए उनके लिए बुरा लगा। तो ये चीज़ तो अगर जिसको भी हस्तरेखा और कुंडली देखने का ज्ञान होगा वो बता देगा। बट सर जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी आपने उनकी रेखा देख के आप उन्हें जानते थे, बातचीत हुई, बट किस हद तक ये सही है? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें होती है ना कि मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पूछा, फिर मुझे लगता है फिर मैं लौट नहीं सकता वहाँ से। तो सर जैसे आप बता रहे थे एक्सीडेंट के बारे में, तो सपोज़ अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति आपके पास आया कि आप मेरी कुंडली देख लो, मतलब बचपन में बहुत मम्मी बहुत लोगों के पास ले गए, तो मेरे को हमेशा ये होता था नहीं यार ये सब जानना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आप दिमाग में फंस जाते हो कि यार अरे यार उन्होंने कहा है मृत्यु हो जाएगी, तो अब वो एक प्रेशर फील नहीं होता है एक इंसान को? देखिए मैं नेगेटिव चीज़ें तो किसी को बताता नहीं हूँ। कि कोई आया मेरे पास, उनको करंट देना ज़रूरी था ताकि वो पूजा करा ले जी, ठीक है, और हमें नेगेटिव चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंक है तो मैं उसके उपाय बता दूंगा कि आप ये कर लीजिए, और आप करेंगे, अब आए हैं तो करेंगे, तो फिर आपको खुद ही ये एहसास हो जाएगा कि हाँ वो चीज़ हो गई। दूसरी बात, जब आप आएंगे, आज की तारीख में कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएगा ना, वो भी अपना दिमाग लगाएगा कि ये मुझे सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, और वो 2 मिनट में जज कर लेगा कि ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। और अगर उसके बताए हुए चीज़ें आगे बनती हैं तो आप ट्रस्ट करेंगे, और अगर नहीं बनती हैं तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब वो छोटी छोटी चीज़ें आप बताओगे बोल? ये बंधना नहीं हो गया, फिर ये मार्गदर्शन हो गया कि मुझे अपने जीवन में इस तरफ जाना है। तो अब मुझे पंडित जी अच्छा बता रहे हैं, मेरे ज्योतिषाचार्य अच्छा बता रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। हाँ, अगर जीवन में सुधार आ रहा है तो क्यों नहीं, मतलब अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो हम हुआ, ये एक मार्गदर्शन हुआ। और मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है, ना कि किसी को बांधना अच्छा लगता है। इंसान को फ्री रखना अच्छा होता है, वो अपने स्वतंत्र है, उसको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है। लेकिन मेरे पास जितने भी मेरे मिलने वाले हैं 90% सब मुझे फॉलो करते हैं।
कोशिश यही है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव ही बताते हो तो बताना चाहिए, किसी को डराना धमकाना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना सब। राइट। अगर आप किसी को गुमराह करेंगे, बेवकूफ़ बना के पैसे कमाएंगे, तो ऊपर वाले के अकाउंट में सब लिखा जा रहा है। सब बराबर होगा एक न एक दिन। सर वैसे तो आप मुझे बता चुके हो, बट एज अ एस्ट्रोलॉजर आपने ये प्रोफेशन कब चुना और कुछ कठिनाइयाँ आई कि जैसे एक मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये बहुत डिफरेंट प्रोफेशन है। तो अगर आपने या किसी को बताया या लोग घर में सबको अपने आप ही पता चल गया था कि यार नहीं मेरा बेटा एस्ट्रोलॉजर ही बनेगा, इसका रुझान उस तरफ है, ये उसी तरफ बढ़ेगा? घर में कोई भी इस चीज़ के लिए नहीं था कि एस्ट्रोलॉजर बनेगा। हमारा पारिवारिक व्यापारिक माहौल है, छोटा भाई भी बिजनेस करता है, बड़ा भाई भी बिजनेस करता है, तो ये था बिजनेस ही करेंगे, चाहे बड़े भाई के साथ करेंगे छोटे भाई के साथ करें। मैंने बताया मेरा रुझान शुरू से ही ज्योतिष की तरफ रहा। इसको जानना, सर्च करना मेरे को इंटरनली बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हमारे शौक होते हैं हम सबको बताएं। जी बिल्कुल सही। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बीटीसी में, किसी कारणवश नौकरी नहीं लग पाई। फिर सोचा करना क्या है, फिर अपनी कुंडली निकाली उसको हर एंगल से देखा, सर्च किया, समझा, फिर डिसाइड किया कि एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। फिर ये देखा आगे कौन सी महादशा आ रही है, अब उसमें क्या करना है, क्या उचित रहेगा। तो जब फाइनल कर लिया कि हाँ एस्ट्रोलॉजर रहेगा, तो बड़े भाई साहब को बताया, बड़े भाई साहब बोले ठीक है करो। वो बड़े भाई साहब ने बहुत हेल्प की। एक हेल्प करना और मोटिवेट करना, आपको सबसे बड़ी बात है आपको मोटिवेट करना। उन्होंने मोटिवेट किया तो बिल्कुल अच्छा। हाँ मुझे लगता है सर, क्योंकि एक अलग फील्ड है और कोई लोग कह देते हैं कि हाँ बेटा करो हम तुम्हारे साथ हैं, बट रोज उसके लिए प्रेरित करना कि नहीं तुम करो हम हैं, ये सर मतलब मोटिवेट करना वो बहुत जरूरी। बहुत जेन्युइन होते हो, आपसे कोई मिलता है और आपसे प्रभावित होता है, मतलब आधे लोग तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्रभावित हुए नहीं हुए, लेकिन जब उनके थ्रू कोई और आता है तो लगता है कि हाँ अच्छा कुछ अच्छा किया है तभी तो वो घूम के आ रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजर मेरे चेहरे पे तब स्माइल आती है जब सामने वाला मुझसे कहता है गुरुजी मुझे फायदा हुआ। ये दिल से स्माइल होती है। सर एक चीज़ और मुझे पूछनी थी आपसे। सर ऐसा कभी हुआ है कि रात में, जैसे कभी किसी ने रात में 12-1-2 बजे आपको फ़ोन कर दिया हो कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? कभी कुछ ऐसा कुछ घटना हो? कई बार हुआ, अब किसी का नाम नहीं लूँगा। एक भैया थे, पुलिस केस में फंस गए थे, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे को, वो बहुत गहरी नींद में था, आँख भी नहीं खुल रही थी, उन्होंने कैसे ऐसी दिक्कत हो गई। मैंने अच्छा, मैंने उनकी कुंडली खोली, मेरा ग्रहों की स्थिति देखी। एक तो हमारी लगन कुंडली में ग्रह होगा, फिर ग्रह इस समय जो मूव कर रहा है तो उनकी स्थिति देखी, तो मुझे लगा उनका बुद्ध ठीक जगह नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भैया पन्ना उतार दीजिए और कल से बुद्ध के कुछ उपाय बता दिए, वो कर लीजिएगा। तीसरे चौथे दिन उन्हें रिलैक्स मिल गया। सर ये जो पन्ना है सर, मुझे लगता था पहले कि इसको पहनने से फ़ायदे, सर इसकी नेगेटिव साइड भी होती है? हर ग्रह के जो स्टोन्स होते हैं उसके पॉजिटिव सेंस भी होते हैं, नेगेटिव सेंस भी होते हैं। हर ग्रह एक टाइम पीरियड के हिसाब से हर घर में जाता है। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 के 12 घर आपके फेवर के नहीं होते। उसमें से कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आपके फेवर की बातें नहीं होती। ग्रह का रतन हम तब पहनते हैं जब हमें उस ग्रह की पावर बढ़ानी है। अब वो जेल योग में गया तो आपको जेल योग थोड़ी बढ़ाना है। जेल योग क्या होता है सर? जेल योग, अच्छा ओके। जेल योग के घर में गया, एक्सीडेंट के घर में गया तो आपको एक्सीडेंट थोड़ी बढ़ाना है। आपके दुश्मनों के घर में गया, आपके कर्जे के घर में गया तो नहीं। तब हम उस स्थिति में रतन उतार देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आप सर स्टोन्स के बारे में भी बताते हैं कि ये स्टोन बढ़िया है। पन्ना का मैं जानना चाहूँगा क्या फ़ायदा रहता है? जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है, और बुध अच्छे घर में होता है, तो उसको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से आमना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होती है, व्यापारिकता बढ़ती है, बिजनेस करने की चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती हैं कि हमें करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। कुछ ऐसा भी है सर जो चीज़ें बढ़ा सके एज एन इंडिविजुअल? मैं पूछ रहा हूँ कि काम में फोकस, मतलब एक कभी कभार ऐसा होता है कि आप कर रहे हो बहुत अच्छी एनर्जी से, जैसे मुझे लगता है आप सुबह उठे, आपने सब कुछ एक डिसिप्लिन में चल रहा है, आपने प्लान किया, पूरा प्लान किया, आप गए उस जगह जहाँ पे आप जाते हो रोज, आप गए और एकदम से कुछ एनर्जी है, आपका मन ऐसा लग रहा है नहीं यार अभी मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल विचलित हो गया। विचलित हो जाता है मन।
बिल्कुल होता है, और मेरे ख्याल से ये सभी के साथ होता है। ये स्थिति तब बनती है, हम लोग जो कुंडली देखते हैं, जो ज्योतिष का है वो चंद्र आधारित होता है। तो चंद्रमा कभी पीड़ित हो जाता है तो मन पीड़ित हो जाता है, तब हमें ये लगता है कि अरे हमें, और चंद्रमा की जो चाल होती है वो 2.25 दिन एक घर में रहते हैं। अब जो मैंने बताया कि एक्सीडेंट या जेल योग या मन विचलित या वो राहु या केतु से पास चले गए या शनिदेव के दष्ट हो गए या शनिदेव के साथ चले गए, तो मन विचलित हो जाएगा। वो 2 दिन 2.25 दिन तो रहता है। उसके बाद जब चंद्रदेव आगे घर में चले जाते हैं तो फिर हमें दोबारा से वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये मैं मान सकता हूँ, मतलब अगर कोई अवेयर है इस चीज़ से, जैसे आज मैंने आपसे बात कर ली है, तो मुझे लगता है अगर किसी का कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ धैर्य धारण करें। बिल्कुल धैर्य, और मैं तो अपने जो मिलने वाले क्लोज हैं, जिन्हें जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो उनको बता देता हूँ भाई 2 दिन जो है चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में रखते हैं कि कुछ बात हो जाती है फिर भी स्ट्रांग बने रहती हैं। हाँ, क्योंकि पेशेंस रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जुबान पे आता है और उससे रिश्ते खराब होते हैं, उससे व्यापार खंडित होता है, बहुत सारी चीज़ें करियर जुबान पे दिक्कत होती आती हैं। है, तो बिल्कुल फैमिली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेरे मित्र हैं, वो आए थे, उनके पिताजी से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, चल रहे थे, तो अभी शनि और सूर्य साथ में ही थे। तो मैंने कहा 1 महीने पिताजी से कुछ मत बोलना, पिताजी कुछ भी बोले। तो वो क्या करता था, पिताजी एकदम जोश में आ जाते थे, वो गाड़ी उठा के चले जाते थे। तो 1 महीना निकल गया, क्योंकि सूर्य शनि पितृदोष बनाता है और दोनों ओपोनेंट है। तो वो फिर निकालने के बाद में फिर पापा बेटा। अच्छा ये समय होता है। सर एक सवाल मुझे और आपसे पूछना था सर, कि जैसे एक मंत्र, सर जैसे मंत्र दिया जाता है, ये मंत्र लेते हैं, जैसे सर मेरे ऊपर कोई दिक्कत है या मुझे प्रॉब्लम है और आपने मंत्र दिया, तो सर उसकी वैधता कब तक होती है एक मंत्र की सर? पहली बात, आप जिस भी गुरु से मंत्र लें वो अपने तक ही रखें, तो उसकी वैधता आजीवन होती है। अच्छी बन होती है। अगर वो आपको दे रहे हैं, कुछ सोच के दे रहे होंगे, आपकी कुंडली के हिसाब से दे रहे होंगे, उस मंत्र की वैधता जिंदगी भर होती है, लेकिन आप उस मंत्र को आगे नहीं देने होते हैं। गुरु मंत्र। हाँ, सर आजकल यार अगर कर दिया तो वो उसका प्रभाव जमा पूंजी की करते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत छोड़ेगा। बड़ा इम्पैक्ट है ये। जमा पूंजी मतलब सर उस मंत्र की आपने जितनी भी साधना की है, साथ करेंगे, सब जीरो हो जाएगी, फिर आपको रीस्टार्ट कर सकते हो आप उस मंत्र से, उस मंत्र से नहीं पर दूसरे मंत्र से कम से कम वो खंडित हो गया सर। वो खंडित हो जाए। तो सर ये चीज़ कहा जा सकती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए या मेरे साथ कुछ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हुए, वो सर शेयर नहीं करने चाहिए, वो खराब हो जाता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप प्रभु के पास जा रहे हो, प्रभु आपके पास आ रहे हैं, ये आपकी और प्रभु के बीच की कनेक्टिविटी है, तो आप उसे क्यों शेयर कर रहे हो? उसके बाद प्रभु आपको नहीं बुलाएंगे। उन्होंने आपको चुना था ना। बिल्कुल सर मैं जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे रील्स के बारे में, रील्स के माध्यम से मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं कि लोग अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, मतलब लोग कहते हैं कि आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, आप सुबह प्रेयर करो, शाम मैनिफेस्टेशन कर रही है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखो। तो मतलब ये अगर करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आप कर्मों से तो पीछे हट जाते हो। मुझे लगता है मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं कि ठीक है, हाँ लिखे जा रहे हैं ये चीज़, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये कर, मैं ये हूँ, ये प्रमाण है, मैं ये हूँ, तो मैं यही हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, कहीं ना कहीं उसे ये नहीं करना चाहिए कि वो स्टेप ले, जो हम कहते हैं कि सक्सेस की सीढ़ी के लिए कदम तो उठाए, बट मेरे को लगता है ये स्टेप ठीक है या नहीं, आप कुछ बताओ इसके बारे में। प्रे करना अच्छा है, लेकिन कर्म करना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्रे करोगे, आपका मन शांत रहेगा, आपको आने बढ़ने की शक्ति मिलेगी, और जब शक्ति मिलेगी तो कर्म में आप सक्सेस होगे। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। आपको जैसे आपको नहाना होता है और सोना होता है, खाना होता है, सबको अपना अपना महत्व है। प्रे भी जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक सवाल और मुझे पूछना था, ये काफ़ी सवाल सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, बहुत लोगों ने पूछा है और मैंने भी पर्सनली काफ़ी लोगों से सुना है कि सर कई लोगों को अपना टाइम पता नहीं होता कुंडली का। उन्हें इतना पता होता कि मेरा जन्म ये तो रात में हुआ, ये सुबह में हुआ। सर तो आप सर कैसे पता करते हैं कि इनका इस टाइम पे जन्म हो सकता है? देखो, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और 2.25 दिन में 12 लगन मूव करती हैं। तो उन 12 लगनों में चंद्रमा 2.5 घंटे रहता है। अब आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताई, टाइम बताया कि 10 बजे से 11 के बीच। अगर उसमें लगन मिडल में है, जैसे एक लगन 30 डिग्री की होती है,
तो मैंने देखा 15-16 डिग्री की है। तो फिर मुझे लगा हाँ ये हो सकता है। फिर उस कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से आपसे बात कर ली, आपका आचरण कैसा है, पिता से कैसे संबंध है, माता से कैसे संबंध है, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, तो इससे मैच हो जाता है। मैं तो यही करता हूँ। फिर आपकी हस्तरेखा के हिसाब से थोड़ा मिलान हो जाता है। और अगर आपकी टाइमिंग बिल्कुल ही नहीं है कि भाई मुझे टाइम ही नहीं पता, तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कभी ये होता है कि किसी ने मुझे टाइम बताया और वो उसकी जो लगन कुंडली बन रही है वो 0 डिग्री पे बन रही है, तो फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ टाइम कंफर्म कर लीजिए, 2 मिनट पहले होगा तो लगन कुंडली चेंज हो जाएगी। सर मैंने ये चीज़ एक सुनी थी, मेरे एक दोस्त थे, वो गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास में और उनको भी अपना टाइम पता नहीं था। तो वो पूछने लगे थे कि सर मेरा टाइमिंग मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने सर ये बोला कि हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये चीज़ है तो इंसान के इस वाले हाथ में कोई निशान होगा या चोट होगी, उससे भी सर ऐसा पता करते हैं कि ये कुंडली हो सकती है उसकी। अब ये उनका ज्ञान होगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सुना है सर, ये भी सर रील शॉर्ट्स वाला ये लग रहा है मुझे। ये तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो सकता है उनको कुछ स्पेशल पावर हो। बिल्कुल सर मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे मतलब हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं, तो किस भगवान की पूजा करें जिससे हमारे सारे ग्रह शांत रहें, सब हमारे अनुकूल चीज़ें होती रहें? देखिए, अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझसे पूछे तो आपका मन है कि आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें अपनी कुंडली में हमारे इष्ट देव पता करने चाहिए और उस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। कुंडली में पंचम घर जो होता है उसका मालिक हमारा इष्ट देव होता है। नवम घर जो होता है वो हमारे भाग्य देव होते हैं। लग्नेश जो होते हैं वो हम खुद होते हैं, उनमें हमारा गुण होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, उसके बाद भाग्य देव की पूजा करें, जिससे आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके इष्ट देव अगर अच्छे हैं तो सब अच्छा है। सर पता कैसे करेंगे कि हमारे इष्ट देव कौन है? कि कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हमारे इष्ट देव होते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो हम पंचम में सूर्यदेव बैठे होंगे, तो सूर्यदेव आपके इष्ट देव है। वाई कौन सी राशि? मेरी मिथुन। मिथुन राशि। शुक्रदेव आपके इष्ट देव है। शुक्रदेव। शुक्र। सर और ये राशि का भी ऐसा होता है ना कि कुछ नाम के हिसाब से होती है और कुछ कुंडली के हिसाब से, तो वो किसको मानना चाहिए? मतलब हम जब चंद्र राशि, जो मैंने चंद्र राशि बताया, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से हमारी चंद्र राशि पड़ती है, वो नाम रखा जाता है। लेकिन पब्लिकली हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं, उसको छुपाया जाता है। तो वो जो आपकी कुंडली होगी वो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से जो आपका नाम निकल रहा है, हो सकता है चंद्रमा लगन में बैठा हो तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही हो गई, लगन राशि और चंद्र राशि एक ही हो गई। लेकिन अगर चंद्रमा अलग है तो लगन का स्वामी उसके हिसाब से जो राशि बन रही है आप उसको मानना चाहिए, वही उसी का जीवन पे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आजकल सर क्या हो रहा है कि एक ये तो हमारी कुंडली के हिसाब से अक्षर आ गया कि इस अक्षर से नाम होना चाहिए, बट फिर मॉडर्नाइज करने के लिए लोग सोचते हैं ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम रख लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट में वही करवा लेते तो कहीं ना कहीं यही मैंने बताया, आपकी लगन कुंडली में जो लगन राशि बनती है वही आपकी लगन है, वही आपकी राशि है। आपको समस्त जीवन भर उसी के उपाय करना। सर मैं इसी पे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि नाम हमने दूसरा रख लिया, इस मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए हमने नाम रख लिया, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, सारा पेपर वर्क हो रहा है, तो उस बंदे को कितना प्रभाव होगा? क्योंकि उसके राशि के हिसाब से जो नाम होना चाहिए था वो नहीं है, तो उसके निजी जीवन पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हर क्षेत्र में, मुझे लग रहा है। नाम का प्रभाव 25% तो मान सकता हूँ पड़ता है, लेकिन मैंने बोला ना कि जो हमारी लगन राशि है उसी का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। 75 से 80% उसी का प्रभाव है। अब आप सिंह लगन में पैदा हुए तो आपके अंदर सिंह लगन का ही प्रभाव आएगा। सर एक बात और मुझे पूछनी थी, जैसे आजकल जो चल रहा है कि जैसे एक लड़का है, उसका नाम जैसे राहुल है, और घर में उसे कभी सोना, हाँ बंडू ऐसे करके नाम से उसको घर में बुलाया जाता, सर इससे भी प्रभाव पड़ता है कि उसके दो नाम हो गए या तो सर? 20% प्रभाव पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, या कह सकते हैं 15% प्रभाव पड़ सकता है। सर एक ऐसी चीज़ और पूछनी थी मुझे आपसे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि कर्म करो तो ज़्यादा बेहतर है, तो सर अगर किसी की कुंडली में लिखा है कुछ और बनना, जैसे डॉक्टर बनना लिखा है और वो पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की, और वो पूरी जान से पढ़ाई कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, वो कर भाई मैं कर लूँगा, तो सर क्या उसकी मेहनत
उस कुंडली को बदल सकती है या वो वही बनेगा? को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग में अनसक्सेसफुल हो जाएं और मेडिकल से संबंधित आप बिजनेस करने लगे। मतलब आना वही है को फैन आता है आपने देखा होगा, कई आपने सुना भी होगा, कई लोग इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर लेते हैं, एमबीए करने के बाद में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा जो जीवन है ग्रह दशाओं के हिसाब से चलता है, महादशाओं के हिसाब से चलता है। उस समय हो सकता है बुद्ध की महादशा है तो इंसान का दिमाग तेज हुआ, चलो इंजीनियर बन जाता हूँ। बुद्ध के बाद आ गई आपकी केतु और शुक्र की दशा, हो सकता है उसमें पीसीएस का बन गया और आप पीसीएस बन गए या आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। और मैंने तो कई लोग देखा है इंजीनियरिंग करने के बाद में लोग टीचर बन जाते हैं, पुलिस में भर्ती होने के बाद लोग टीचर बन जाते हैं। प्रोफेशन तो आजकल वैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारी महादशाओं का इफेक्ट है सर। जैसे सर आपने बताया भी अभी आपकी महादशा चेंज हुई, जैसे आज दोपहर में बुधदेव का ट्रांजेक्शन हुआ है तो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कई लोगों के लिए नुकसान है। कल मंगलदेव का ट्रांजेक्शन होगा तो मंगल और राहु जो साथ में थे, कई लोगों को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों अपोनेंट शक्तियाँ हो गई, पेट्रोल और आग। तो काफ़ी लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन कल से उन्हें शांति मिलने लगी। सर एक सवाल और था, ऐसे मन में आया था, और ये शायद मेरा सवाल नहीं, सारे यूथ का सवाल ही होगा कि आजकल लव मैरिज है, लव मैरिज करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, तो सर क्या इंटरकास्ट मैरिज ठीक है? आपके हिसाब से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इंटरकास्ट मैरिज अगर दोनों फैमिली राजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार वालों का दिल दुखा के शादी करना भी ठीक नहीं है। और लव मैरिज जब हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो दो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय उनके ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाकी के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आकर्षण अलग चीज़ हो गई और एक लॉन्ग लाइफ चलना एक अलग विषय हो गया। हाँ, शायद वो डिसीजन उस समय जिद में अपने प्यार में आपने ले लिया हो, बट आगे शायद लॉन्ग लाइफ आप के कनेक्शन लड़की से हो सकता है, लड़की कनेक्शन लड़के से हो सकता है लड़की के घर वालों के जो स्टार्स हैं वो आपके बिल्कुल अपोनेंट हो, तो वो आपको बिल्कुल पसंद ना करें। और जहाँ उनके क्रूर ग्रह बैठे हैं तो फिर वो आपके साथ गलत भी कर सकते हैं, और ये होता है। और जहाँ स्थिति ये होती है कि भाई लड़के के घर वाले और लड़की के घर वालों के स्टार्स भी आपके साथ मिल रहे हैं, तो वो लोग फिर कुछ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर ये तो चलो शादी का रिगार्डिंग में हो गया। सर कई बार ऐसा होता है कि लोगों की शादी के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, तो सर वो सर कुंडली में कहाँ पता लगते हैं, और वो है भी सर तो कैसे खत्म हो सकते हैं, और क्या है उसका मल्टीपल अफेयर्स कुंडली का? तो हस्तरेखा के हिसाब से भी देखा जा सकता है, हाँ अफेयर्स, और कुंडली के हिसाब से भी देखा जाता है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है या शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है तो वो हिडन रिलेशन बनाता है, वो उसके रिलेशन रहेंगे। मेरे पास कई लोगों की कुंडली ऐसी है जिनके हिडन रिलेशन है, वो आज भी हैं, और वो इस चीज़ को एंजॉय करते, बीवी से डरते हैं। लेकिन ठीक है, जिसकी कुंडली में होगा वो उससे बच नहीं सकता। होंगे तो वो कुंडली का दोष है, इंसान का दोष। सर इसके दुष्प्रभाव भी तो आप इससे छुपा सकते हैं। सर इसके दुष्प्रभाव भी तो फिर पड़ते होंगे इस पे? बिल्कुल पड़ते हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप फंस गए तो फिर तलाक की नौबत भी आ जाती है। होगा तो नहीं, होना के तो निकलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही गलत होता है, बहुत बड़ा ही गलत होता है उनके साथ, तो फिर बिल्कुल अलग चीज़ है। सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारी हाथों की रेखा है और कुंडली, इन लोगों में, इन दोनों चीज़ों में कहाँ तक समानता है? मतलब क्या हाथ की रेखा है देख के कोई कुंडली बता सकता है? क्योंकि हाथ की रेखा तो लोग कहते हैं बदलती रहती है। मैं 70% देखता हूँ कि लोगों की कुंडली और हाथ देखता हूँ तो समान ही दिखते हैं मुझे। अच्छा। मैं कभी देखता हूँ हाथ में प्रॉफिट है तो कुंडली की उस हिसाब से भी प्रॉफिट होता ही है। और ये जो हमें प्रकृति ने दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बना के मतलब उसको स्पष्ट करके क्लियर करके दिया है, तो कभी कभी मैं इतना अचंभित हो जाता हूँ कि इतना भी क्लियर होता है। तो हस्तरेखाएं बदलती हैं लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से, और आपकी कुंडली भी चेंज होती है आपके कर्मों के हिसाब से। अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा होता है, अगर आप बुराई करोगे तो फिर बुरा होगा। और हम अगर चाहें तो उपायों द्वारा हस्तरेखा भी बदल सकते हैं, अपनी पॉजिटिव कर सकते हैं, और कुंडली के ग्रहों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। और सर कहाँ तक जो नहीं करता वो जितनी दूर रह सके उतनी दूर रहे। सर हाँ, ये जैसे नॉनवेज हो गया या शराब हो गई या धूम्रपान हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ये कहाँ तक इफेक्ट करती है हमारी कुंडली? अब ये डिपेंड करता है कि आपके नक्षत्र देव कौन से, आप किस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं। अब आप राक्षस वर्ण में हुए हैं, गण में हुए हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। और अगर आप देवगण में हुए हैं तो फिर इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि वो आपके अच्छे प्रभाव को ख़राब करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मान सकता हूँ कि जैसे पहले जो चीज़ अट्रैक्शन रही होगी उस चीज़ से अब दूर जाना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप बदल रहे हो बिल्कुल बदल रहे हो, आपके ग्रह बदल रहे हैं, आपकी महादशाएं बदल रही हैं। और ये एक पॉजिटिव साइन, बिल्कुल क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी तो इम्पैक्ट कर ही रही है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो रही है। सर कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो बहुत भगवान की पूजा करता हूँ बट मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, तो सर ये क्या संतुलन है कि मैं पूजा भी करता हूँ नॉनवेज भी खाता हूँ, कुछ है इसका सर? भगवान की पूजा करना एक अलग हो गया और नॉनवेज खाना एक अलग चीज़ हो गई। और अगर आप नॉनवेज खा के पूजा कर रहे हो तो पूजा कहाँ लगेगी? तब कोई फल नहीं है फिर उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। सर एक चीज़ और थी कि अक्सर यही बात बोली जाती है कि टैटू, सर मैंने सुना है कि सनातन संस्कृति में और जितने भी वेद पुराण है उसमें टैटू के लिए मना किया गया है, या कहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ? मैंने सर सुना है, मैं तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। हमारे सनातनी धर्म में टैटू का नाम ही नहीं है। टैटू अगर आप बनवा लेंगे तो आपसे कभी पूजा आपसे की एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ना आपका दिया हुआ दान एक्सेप्ट होगा। टैटू वर्जित है। तो सर इसका तो उपाय बताओ, क्योंकि 3 टैटू हैं बॉडी पे। हाँ सर बताओ उसका, तो निशान तो रह जाएगा फिर। और मतलब सर किसी से आप प्यार करते हो, जैसे मेरा अभी पेट की डेथ हुई है तो मैंने उससे रिलेटेड एक टैटू बनवाया। ऐसा नहीं है कि बहुत फैशन है या बहुत टैटू का शौक रहा है, कभी बचपन में स्कूल टाइम में दोस्तों ने साथ चल के हम लोगों ने बनवा लिया था। उसके बाद एक इंस्पिरेशन मिली अंदर से कि वो चीज़ अपने साथ जुड़ी होनी चाहिए, तो पेट का मैंने टैटू कर। चैन भी पहन सकते हो, ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, जरूरी थोड़ी आप टैटू करवा दो। टैटू पूरी तरह वर्जित है। पूरी तरह बढ़। सर ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऊपर यहाँ बना सकते हैं, इधर साइड बनवा के। कहीं नहीं बना सकते, शरीर में कहीं भी आप टैटू नहीं बना सकते, वो वर्जित है। सही है, बनवाने की सोच रहा इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, इसकी बस आप सफाई करा दीजिए। ये तो एक सैड न्यूज़ है सर मेरे लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। और कोई सवाल है? हाँ, एक मैं सवाल और था कि सर कुछ लोगों के अंदर डिवाइन एनर्जीज होती हैं, लोग कहते हैं कि मेरे अंदर एक अदृश्य शक्तियाँ जिन्हें कहते हैं। सर अगर क्षितिज भाई हैं, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं और उन्हें वो पता नहीं है, तो सर कोई जरिया है कि वो अपने खुद की डिवाइन एनर्जीज पता की जाए? ये सबके अंदर ही होती है, कुछ लोगों के अंदर होती हैं? कुछ हमारे ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें डिवाइन एनर्जियाँ होती हैं। और जैसे मैं हूँ, मैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा हूँ। वो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप गूगल करोगे तब उसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ देवीय शक्तियाँ इस नक्षत्र में होती हैं, और इस नक्षत्र के लोग बहुत बड़े ज्योतिष बनते हैं। सर राजयोग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? राजयोग कई प्रकार का होता है। अगर आपका कर्म में उच्च का ग्रह बैठ जाए तो आपके कर्म को बहुत अच्छा कर देता है। या गवर्नमेंट जॉब में अगर सूर्य आपके कर्म स्थान में बैठ जाए तो ऐसा आदमी PCS IAS बनता है, या फिर अगर प्राइवेट जॉब भी करेगा तो बहुत पद पे रहेगा। धन का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए और लाभ का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक लक्ष्मी नारायण योग है। धन का स्वामी लगन में बैठ जाए, लगन का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक धन योग है। धन योग है, राजयोग है। तो ये बहुत सी स्थितियाँ बनती हैं इस राजयोग में। सर कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नहीं पता है कि 2-4 लोग मेरे जानने वाले राजयोग हैं, बट मैं उन्हें वैसा देख नहीं पाता कि हाँ राजयोग है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं। वहाँ नहीं है। हाँ, तो ये हमारे स्टार्स है ना। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में सबके, ठीक है। अगर जो आपको धन देने वाला है वो 0 डिग्री में बैठा है, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपको उतना धन दे पाए, इसीलिए हम स्टोन्स पहनते हैं। अगर आपको कर्म का स्वामी है, कर्म का स्वामी कर्म में बैठा है या लाभ में बैठा है, डिपेंड करता है कि उसका हम स्टोन पहन सकते हैं। अगर उसमें पावर नहीं है तब हम उसको पावर देंगे, तभी तो वो वर्क करेगा। और पावर कैसे देते हैं? उसका रत्न धारण करके हैं। और अगर हमारे कर्म स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो कर्म को बाधा पहुंचा रहा है, तब हम उसकी मंत्रों के साथ पूजा पाठ करते हैं ताकि वो शांत हो जाए और हमारा कर्म एक्टिव हो जाए। सर एक बात और मैंने बहुत कमाल की सुनी है, वो गाना भी आया था ना कि अपना टाइम आएगा, कि भाई वक्त आएगा तो तेरे को देख लूंगा और बता दूंगा। सर वक्त आता है या हमें लाना पड़ता है? सर ये क्या है ये? मैंने अपने जीवन में कम से कम 50-60 कुंडलियाँ ऐसी देखी है जिनका जबरदस्त राजयोग, और वो राजयोग पता है कब से स्टार्ट हो रहा है? 75 साल की उम्र में। हमारी कुंडली हमारी जो उम्र बताती है ग्रह दशाओं के माध्यम से 120 साल की बताती है। अब वो 70 साल की कुंडली से उसका राजयोग स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे राजयोग का क्या फायदा? सही में आधा जीवन ऊपर
और मतलब इतनी अच्छी स्थिति अगर उनकी हो जाती, वो 20 साल की उम्र में हो जाता, तो आई थिंक वो करोड़पति होते। लेकिन आज की तारीख में मजदूरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर कुंडली देख के वैसे आगे का बता सकते हैं कि राजयोग तेरा अब से स्टार्ट है? बिल्कुल बता सकते हैं। अरे तो ज़्यादा वेट ना करें, कुंडली दिखाएं। क्या पता राजयोग कलियो और क्या, स्टार्टेड है, अपना चलिए रहो। अपना चल ही रहा हो, क्या पता हम आपके साथ बैठे। तो हम सर ऐसे मान ले रहे हैं तो मान लो। मैथ में होता है कि माना ये हो गया। अच्छा सर एक सवाल और था, मैंने कहीं किसी को कहते भी सुना है कि लोग कुंडलियाँ देखते हैं और कह देते हैं कि भाई साहब जो तुम्हारा बच्चा होगा उसके राजयोग होगा या उसके ऐसा वाला योग होगा। सर ऐसा कुछ है कि मतलब शादी भी नहीं हो उसको देख के बता दिया उसके बच्चे का हो सकता है? मतलब जो बच्चा जीवन में आने वाला है उसके बारे में भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो आप? 2-3 लोगों का बताया है कि आपका बच्चा जो है राजयोग लेके आएगा, और वो शादी से पहले कुछ भी नहीं थे और शादी होने के 2 साल में उनका काम स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाभ के पद पर पहुंच गए, बहुत सारा पैसा कमा लिया, घर बन गया, गाड़ी खरीद ली, फिर बच्चा पैदा हुआ, तो फिर बच्चा राजयोग लेके आया ना। तो जैसे पुराने लोग पहले कहते थे कि हाँ ठीक नहीं है, चलो कोई नहीं बच्चा कर लो, तो शायद बच्चा आने से जीवन में बच्चा राजयोग की जगह दरिद्रता योग भी ला सकता है कि पता चला बच्चा हुआ दरिद्रता आ गई। लड़का अकेला घूम रहा है, सब सही हो जाएगा, शादी कर लो। मैं तो पक्का मानता हूँ शतेरो इधर आने वाले हैं अब तो आप जरूर मिलने वाले हैं सर से अकेले में। सर वैसे एक बात और मुझे और पूछनी थी कि जैसे कई बार मैंने यूथ को कहते सुना है कि भाई मैं नहीं मानता कुंडली वगैरह को, मैं नहीं मानता ये सब क्या होता है, मैं तो अपने काम पे विश्वास रखता हूँ, मैं कर लूँगा। सर उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं जो बोलते हैं कुंडली को नहीं मानता? तो इससे जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं तब तक आप समझोगे कैसे, ये बताओ। आपने सुना है कि नैनीताल है, लेकिन जब तक आप गए नहीं वहाँ की सुंदरता कैसे देखोगे? तो भगवान को नहीं देखा। मेरे से कई लोग मुझसे मतलब कुंडली दिखाने से पहले हम नहीं मानते, लेकिन आज की तारीख में बिना पूछे एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। सर तो जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आप उसका एहसास नहीं लोगे, तब तक आप उसको कैसे मानोगे? उसकी अच्छाइयों के बारे में आपको पता है? सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपका जीवन परिवर्तन होगा, आप खुद एहसास करोगे कि हाँ भी मुझे पहले अलग था, अब अलग है, अब मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छा फील कर रहा हूँ। तो फिर सर आजकल बहुत सारे मैं कहूँगा यूथ सब चीज़ें हम लोग घुमा फिरा के, माफ़ करना, बट यूथ पे ही आ जा रही है, या जानने वाले छोटे भाई लोग हैं या कुछ लोग हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है अपने सनातन धर्म के बारे में, या मैं ज़्यादा मतलब जितना सिखाया है कोशिश कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ाएं, और जितनी पूजा पाठ जितना पता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं बस। बट बहुत सारे लोग बहुत ब्लंट हो गए हैं आजकल कि अरे यार मैं भगवान नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता किसी को। तो उनके लिए कोई एक आंसर है आपके लिए? वो समय आने दीजिए, वो सब भगवान को मानेंगे। मैंने ये बोला था सर, मैं स्टूडियो में एक लड़का है वो ऐसे ही कह वो यही सर बोल रहा रहा शो से पहले। मैं आपको बताऊं, मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है और मैं शुरू से ही ज्ञान रहा है, लेकिन मैंने कभी अपनी कुंडली नहीं देखी। जब मैं ऐसी परिस्थिति में पड़ गया, जीवन में बिल्कुल हताश हो गया, तब मैंने कहा लाओ भैया अब अपनी कुंडली देखो। तो मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ भी 4 साल और पी लेते हैं, और वो 4 साल मैंने कैसे बिताए ये मुझे पता है। और वो 4 साल बीतते ही, उसी 4 सालों में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। अपना व्यापार उस समय चुना, और वो 4 साल ख़त्म ही नहीं हुए तो उससे पहले ही एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही वो टाइम स्टार्ट हुआ, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे सर, मैं इस बात से यही लाइन मैं कहना चाहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशन में पेशेंस इज़ द की। कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो आप बस धैर्य रखें और भरोसा रखें ऊपर वाले। उस समय पे भी भरोसा करो कि ये भी बीत जाएगा, जैसे लोग कहते हैं। धैर्य देना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना। और दूसरी बात यह है कि आपके स्टार्स जो आपको सपोर्ट करें जिस भी कार्य क्षेत्र में, आप उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर आप पानी के बहाव से विपरीत तैरना चाहेंगे तो वो नहीं, उसमें सक्सेस मिलेगी। आप देखिए आपकी कुंडली में आपके स्टार्स क्या कराना चाह रहे हैं, आप उससे संबंधित काम में करिए तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। समझ रहे हो? सोच रहा हूँ अभी, बहुत गहरी सोच में चला गया सर। वैसे ये तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या इस एपिसोड में, बट आपका ऑफिस किधर है? जैसे कोई भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहे तो। A1 एकता नगर, सत्या पेट्रोल पंप के पीछे, किस्तोदा हॉस्पिटल के सामने, नवग्रह ज्योतिष परामर्श केंद्र। और सारी डिटेल्स मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। हाँ तो सर मुझे लगता है काफ़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोगों ने अच्छे सवाल पूछे, और कई हद तक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ उनके दिमाग की चुक्षु
खुलेंगे कि हाँ अब मुझे ऐसा करना चाहिए। लोग जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को या एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा कम विश्वास करता था इन चीज़ों में कि ऐसा होना चाहिए। मेरा सवाल भी था आपसे कि किसी इंसान पे एक प्रेशर हो जाता है कि वो वहाँ पे जा रहा है, तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। और सर थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट हिंट स्टोरीज़ में आने के लिए। और ये बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो हमारी ये स्पिरिचुअल सीरीज़ चल रही है, पहले भी हमारे पुजारी जी आए और आप आए, और जिस तरीके से हम अपने धर्म या अपनी एस्ट्रोलॉजी या कुंडली या ये सब बातें करके खुद भी एक पॉजिटिविटी आ रही है कि हाँ किस दिशा में हम लोगों को बढ़ना है। और मुझे लग रहा है कहीं हद तक हम कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं हिंट स्टोरीज़ के थ्रू। सो उसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा सर, कुछ भी कोई छोटा सा मैसेज जो आज की जनरेशन को, यूथ को आप देना चाहते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी या पूजा प्रार्थना, जैसे भी सर आप कुछ भी मैसेज देना। से जोड़ो, भगवान की पूजा करो, अपने इष्ट देव को पूजो, आपको सब अच्छा होगा। कर्म अच्छे। कर बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आगे भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के होने के बाद में हमारे पास जो कमेंट्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे सर, वो सर ये तो खुद ही आपसे मिलने आएंगे, और सर नहीं तो हमें फिर आपको ज़रूर बुलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।